हेलो एवरीवन। सो आज यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं आधुनिक भारत। और देखिए, हम जब भी बात करने वाले हैं आधुनिक भारत को, तो उनको हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है? हालाँकि आधुनिक भारत को हम 2 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे गांधी, ठीक है? गांधी जी का आने के बाद, ठीक, आने से पहले, और एक देखेंगे गांधी जी के आने के बाद भारत का क्या स्थिति रहा था, हम वो देखेंगे। हालाँकि बात करें हिस्ट्री को हम 3 पार्ट में कवर करते हैं। एक तो प्राचीन हिस्ट्री कवर करते हैं, एक तो मध्यकालीन कवर करेंगे, और साथ में एक आधुनिक कवर करेंगे, ठीक है? और यहाँ पे बात करने वाले इस तीनों में से सबसे ज़्यादा अगर महत्वपूर्ण पार्ट कौन-सा है, तो आपके एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात करने वाले आधुनिक, ठीक है? आप कोई सा भी एग्ज़ाम क्यों नहीं देते हैं, सब एग्ज़ाम में आप देखेंगे, सभी एग्ज़ाम में आधुनिक इतिहास से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कंपेयर टू इन दोनों की अपेक्षा, ठीक है? तो 100% मैं 90% नहीं बोल रहा हूँ कि हाँ, 100% बोल रहा हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना होता है, बट ये दोनों पार्ट से इतना ना दिखेगा जितना कि आपको आधुनिक भारत से दिखेगा। नाउ इसीलिए हम इन्हें अच्छा से कवर करेंगे। साथ में हम आप लोग को लास्ट क्लास में बताए थे सिलेबस के बारे में, बताए थे। और सिलेबस में हम आप लोगों को एक चीज़ बताए थे कि क्लास नोट्स बनाएँगे यहाँ पे। अब क्लास नोट्स क्यों बनाएँगे? हम आपको ये भी बताए थे कि जो-जो फैक्ट है, ठीक है? जो आपको लगे कि एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, या आप अपने अकॉर्डिंग नोट्स भी आप तैयार कर सकते हैं। तो एक कॉपी लेके और एक अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे लिखने की भी कोशिश करेंगे। नाउ आगे यहाँ पे देखते हैं, और साथ में टेस्ट वगैरह ज़रूर देने की कोशिश करेंगे। जो भी टॉपिक कवर हुआ, इन सभी का टेस्ट देंगे यहाँ पे, ठीक है? नाउ आगे यहाँ पे देखने से पहले, इससे पहले हम आपको बता दें कि आधुनिक भारत से पहले मेरा भारत का क्या स्थिति रहा था। हम वो चीज़ देखने की कोशिश करेंगे, कौन राज कर रहा था, हम वो चीज़ देखेंगे। देखिए, प्राचीन वाला भारत, प्राचीन इतिहास और साथ में मध्यकालीन, ठीक है? इनको हम बाद में कवर करेंगे। अभी जो हम कवर करने वाले हैं, वो हम आधुनिक कवर करेंगे, ठीक है? तो देखते हैं, सबसे हम लोग ना आज का जो टॉपिक होगा, भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन, ठीक है? हम इससे स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा-सा लेंगे, इनके थोड़ा-सा पीछे जाएँगे और देखेंगे कि भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन आगमन से पहले भारत का क्या स्थिति रहा था यहाँ पे, ठीक है? देखिए, सबसे पहले हम आप लोगों को पता है कि भारत को हम लोग हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किए थे। एक तो प्राचीन और दूसरा है मध्यकालीन, ठीक है? और मध्यकालीन के बाद हम क्या किए थे? आधुनिक यहाँ पे कवर किए थे। अब ऑलरेडी मालूम है कि आधुनिक से पहले क्या था? मध्यकालीन था। थोड़ा-सा मध्यकालीन के बारे में चर्चा करेंगे। हालाँकि मध्यकालीन हम आगे कवर करेंगे, थोड़ा-सा ओवरव्यू यहाँ पे लेंगे, ठीक है? मध्यकालीन को भी हम 2 पार्ट में कवर करते हैं। जैसे कि अभी हम आपको बताए थे कि आधुनिक भारत को भी हम 2 पार्ट में कवर किए थे। एक तो गांधी युग वाला, ठीक है? गांधी युग से आने से पहले क्या स्थिति रहा था, एक गांधी युग आने के बाद क्या स्थिति रहा था भारत का, हम उसको कवर करेंगे। इसी तरह मुगल काल को हम बात करें, 2 पार्ट में कवर करते हैं। एक तो प्रारंभिक मुगल काल कवर करते हैं, और एक उत्तर मुगल काल कवर करते हैं, ठीक है? अब प्रारंभिक मुगल काल में क्या होता है कि देखिए, ये सारे को, जैसे कि बाबर, यहाँ पे देखिए, ये बाबर, हुमायूँ, अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ, औरंगज़ेब, ठीक है? बहादुर शाह, शाहजहाँ, जहाँदार शाह, तो इन सब को है ना हम आगे कवर करने वाले हैं, ठीक है? और काफ़ी डिटेल में हम आगे इन्हीं को कवर करेंगे। थोड़ा-सा इनके बारे में एक ओवरव्यू दे दें। क्वेश्चन आपको इस रूप में पूछ दिया जाएगा कि जैसे कि मुगल शासक, भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था? तो आपके ऑप्शन में होगा बाबर था। इसने ही मुगल का स्थापना करवाया था, ठीक है? इनको मालूम है कि औरंगज़ेब की मृत्यु हो जाती है यहाँ पे 3 मार्च को मृत्यु हो जाती है, 3 मार्च 1707 को मृत्यु हो जाती है। और इनकी जैसे ही मृत्यु हो जाती है, ठीक है? मार्च में इनकी जैसे ही मृत्यु हो जाती है ना, 1707 को, ठीक है? तो उनके बाद जो भी शासक आते हैं वो इतना मजबूत नहीं होते, बट वो क्या करते हैं, भारत को चलाने की तो कोशिश करते हैं, बट इतना ज़्यादा शक्तिशाली नहीं होते, ठीक है? जैसे कि बात करें बहादुर शाह आते हैं, जिससे औरंगज़ेब की मृत्यु हो जाती है, बहादुर शाह आता है। इन सभी को हम आगे डिटेल में देखेंगे। थोड़ा-सा एक ओवरव्यू देख रहे हैं। जहाँदार शाह को लंपट मूर्ख बोला जाता है। क्वेश्चन इस रूप में क्वेश्चन घुमा के पूछ लिया जाएगा कि किसे लंपट मूर्ख के नाम से जाना जाता है? तो आपके ऑप्शन होगा जहाँदार शाह। आप इन्हें भी टिकला सकते हैं, घीना कायर के नाम से किसे जाना जाता है? फारुख शेर को। तो क्वेश्चन इस रूप में, रंगीला बादशाह किसे जाना जाता है? तो रफ़ी-उद-दौला को भी रंगीला बादशाह के नाम से जाना जाता है। तो इस सब बात को थोड़ा-सा हाइलाइट कर सकते हैं, ठीक है? और क्वेश्चन इस रूप में पूछा जाएगा कि बहादुर शाह को किस नाम से जाना जाता है? जफ़र खां के नाम से जाना जाता है। अच्छा, एक चीज़ हम आप लोग को बता दें कि देखिए, हमारे भारत में है ना, अगर बात करें आधुनिक भारत में, तो देखिए 1700 यहाँ पे देख रहे हैं ना कि बाबर कब आते हैं, तो 1526 में आता है, ठीक है? और मुगल काल कब तक चलता है? तो 1800, ठीक है? 57 क्रांति तक चलता है, और हर 57 क्रांति में सबसे रहा था तो बहादुर शाह रहा था, ठीक है? पर वो पराजित हो जाता है, हार जाता है, उन्हें रंगून भेज दिया जाता है, फिर इनकी मृत्यु हो जाती है, फिर तो अंग्रेज पूरे भारत पे कब्जा करता है। तो खैर हम उनको आगे यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है? और क्वेश्चन को इस रूप में पूछा जाएगा कि मुगल काल का सबसे लास्ट शासक कौन था? तो आपके ऑप्शन होगा बहादुर शाह द्वितीय। टिक लगा के, एक बहादुर शाह भी है और एक बहादुर शाह द्वितीय भी, तो आपके ऑप्शन बहादुर शाह द्वितीय, ठीक है? जो कि मुगल काल का सबसे बड़ा, सबसे लास्ट शासक रहा था। इनके बाद कोई भी मुस्लिम शासक नहीं हुआ करता था, ठीक है? बाकी ये सारे के सारे एक मुस्लिम शासक के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है? तो इन सभी को हम आगे देखेंगे। इससे पहले हम आप लोग को बता दें, ऑलरेडी आप लोग जानते हैं कि अभी हम
आपको डिस्कस किए थे कि जैसे ही औरंगज़ेब की मृत्यु होती है, औरंगज़ेब की मृत्यु के बाद ये जितने भी शासक आते हैं वो इतना शक्तिशाली नहीं होते हैं। फिर क्या होता है कि जैसे यहाँ पे बात करने वाले थोड़ा-सा मैप लेंगे यहाँ पे, जैसे कि मान लीजिए दिल्ली है, ठीक है? दिल्ली में बैठे हुए सभी को हैंडल करने की कोशिश करते हैं औरंगज़ेब। अब औरंगज़ेब की मृत्यु हो जाती है तो सब लोग क्या होता है कि दिल्ली की बात मानना बंद कर देता है और खुद अपने आप में देश मतलब घोषित कर देता है। जैसे कि अगर हम बात करने वाले हैं अवध, अवध की स्थापना किसने किया था? शहादत खान ने किया था। क्वेश्चन सीधा-सीधा घुमा के पूछ लिया जाएगा वन लाइनर के रूप में, अवध की स्थापना किसने किया था? शहादत खान ने किया था। हम आगे भी इनको देखेंगे। और बंगाल की स्थापना किसने किया था? तो मुर्शिदी खान ने किया था। तो इन सबको और हैदराबाद की स्थापना किसने किया था? तो चिनकिली खान ने किया था। तो इस पॉइंट को भी थोड़ा-सा हाइलाइट कीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा एक महत्वपूर्ण है जो कि आप लोग के एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है? जो कि औरंगज़ेब की मृत्यु होती है और ये इतना शक्तिशाली ना होने के कारण से ये लोग खुद पे खुद अपने आप में क्या करता है कि अलग हो जाते हैं यहाँ पे, ठीक है? बाबर, हुमायूँ, बहादुर शाह, फ़र्रुख़ इन सबको हम आगे डिटेल में देखने की कोशिश करेंगे। बस एक ओवरव्यू हम दिए, आप समझ गए कि हमारे आधुनिक भारत से पहले किसका राज हुआ करता था? मुगल का हुआ करता था। मुगल में सारे के सारे मुस्लिम शासक हुआ करता था और मुगल में सबसे पहले कौन आए? तो बाबर आए यहाँ पे, ठीक है? और मुगल में सबसे शक्तिशाली कौन रहा करता था? औरंगज़ेब रहा करता था, जो कि लास्ट शासक था। हाल ही का इनके अलावा भी काफ़ी सारे शासक थे यहाँ पे। मैं पूछ रहा हूँ सबसे लास्ट शासक पूछेगा तो औरंगज़ेब टिक लगा के आएँगे, ठीक है? या क्वेश्चन को इस रूप में भी घुमा के पूछेगा कि औरंगज़ेब से पहले कौन-सा शासक रहा करता था मुगल में? तो आपके ऑप्शन में शाहजहाँ होगा इस रूप में, ठीक है? उत्तर मुगल का पहला शासक कौन रहा था? तो जब बहादुर शाह रहा था। उत्तर मुगल का सबसे लास्ट शासक कौन रहा था? बहादुर शाह रहा था यहाँ पे, ठीक है? 1857 क्रांति में कौन-सा ऐसा मुगल शासक था जिसने भाग लिया था? तो आपके ऑप्शन में बहादुर शाह द्वितीय था। तो ये सब बात को हाइलाइट हाइलाइट कीजिएगा। लंपट मुल्क किसे बोलते हैं? जहांदार शाह को बोलते हैं। यहाँ पे घिना कैद किसे बोलते हैं? तो फ़र्रुख़ को बोलते हैं यहाँ पे। रंगीला बादशाह किसे बोलते हैं? तो रफ़ी-उद-दौला को बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है? और इसे हम जफ़र खाँ के भी बहादुर शाह को हम जफ़र खाँ के भी नाम से जानते हैं। तो ये सब बात को थोड़ा-सा अपने अकॉर्डिंग आप हाइलाइट कीजिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। अवध की स्थापना किसने किया था? शहादत खान ने किया था। बंगाल की स्थापना किसने किया था? मुर्शिद कुली खान ने किया था। तो ये सब इस रूप में क्वेश्चन को घुमा के पूछेगा यहाँ पे, ठीक है? नाउ आगे देखते हैं, इन सबको हम आगे डिस्कस करेंगे। हाल ही का हमें आज का जो टॉपिक रहेगा भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन, ठीक है? कौन-सा टॉपिक रहेगा? भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन। अच्छा, भारत यूरोप के लोगों को क्या ज़रूरत पड़ा जो भारत आना पड़ा था, ठीक है? देखिए, इनके पीछे एक ही रीज़न होता है, मसाला, ठीक है? भारत के जो यूरोप के लोग हैं ना, उनको मसाला भारत का मसाला बहुत ही ज़्यादा पसंद था, ठीक है? और जो यूरोप के लोग हैं ना, उनको भारत का मसाला बहुत ही ज़्यादा पसंद था, जिसके कारण से वो लोग क्या होते हैं, भारत आए थे यहाँ पे, ठीक है? तो एक-एक करके वन बाय वन करके देखते चलेंगे कौन-कौन से यूरोप की कंट्री के लोग भारत आने की कोशिश किया था और इन सभी को हम थोड़ा-सा डिटेल में देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है? नाउ यहाँ पे लिखे भी है कि भारत में यूरोपीय कंपनी का मसाला को व्यापार करने के लिए आए थे यहाँ पे, ठीक है? यूरोपीय की कंपनी के लोग। अच्छा, इससे पहले उनको कैसे मालूम हुआ कि भाई भारत में ही मसाला है? तो देखिए, कंट्री जो कि आप देख सकते हैं अरब का देश, ठीक है? पहले अरब के देश क्या होते थे कि मसाला पहुँचाते थे कहाँ पे? तो यूरोप में, ठीक है? भारत से लेते थे, फिर अरब होते हुए अपना यूरोप में मसाला पहुँचा देते थे। अब पहुँचाते थे तो उनको भाई मालूम था कि भाई भारत से मसाला आता है, किसी कारण वजह से मसाला देना बंद कर दिया अरब के लोग। फिर क्या किए, यूरोप के लोग को तो भाई लत लगा है मसाला खाने की, तो उसने क्या किया, भारत ही खुद आने की कोशिश किया। तो एक-एक करके काफ़ी सारे यूरोप के लोग भारत आते गए यहाँ पे। नाउ आगे यहाँ पे बात करने वाले हैं कि यूरोप के लोग मसालों का उपयोग मांस, सुरक्षा और खाने को स्वाद बढ़ाने के लिए क्या करता था, ठीक है? ये मांस पे मतलब छिड़कने के लिए या मतलब स्वाद को बढ़ाने के लिए या यहाँ पे बात करने वाले उसे सुरक्षित रखने के लिए हम मसाला का उपयोग करते थे सॉरी गाइस मसाला का उपयोग करते थे यूरोप के लोग। नाउ आगे यहाँ पे और पॉइंट यहाँ पे देखें, क्या-क्या एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। अरब के लोग, ठीक है, यूरोप में मसाला पहुँचाया करते थे, लेकिन 1453 में बंद हो गया था। किसी कारण वजह से अरब के लोग है ना, यूरोप में मसाला पहुँचाना क्या कर दिया था, बंद कर दिया गया था यहाँ पे, ठीक है? ये है अरब और ये यहाँ पे भारत से मसाला लेता था और फिर ये यूरोप वाले पार्ट में पहुँचाता था। पर किसी कारण वजह से उन्हें बंद कर दिया। फिर फाइनली उन्होंने सोचा कि चलो खुद ही मैं एक काम करता हूँ, भारत से मसाला लेके आता हूँ वहाँ पे, फिर इनका बिज़नेस करेंगे। यूरोप के लोग के माइंड में आ गए यहाँ पे। तो एक-एक करके काफ़ी सारे लोग आते हैं। अतः यूरोप के लोग स्वयं मसाला का शुरुआत कर दिया था, ठीक है? और इसी क्रम में अगर हम देखें तो काफ़ी सारे यूरोप के लोग भारत आने की कोशिश किया था। जैसे कि बात करने वाले यूरोप में ये सारे देश हैं, ठीक है? जैसे कि यहाँ पे पुर्तगाल एक देश का नाम है, अंग्रेज, इंग्लैंड एक देश का नाम है, डच, डेनिश, फ्रांसीसी और स्वीडिश सारे के सारे एक यूरोप के कॉन्टिनेंट का ही एक देश है, ठीक है? और एक-एक करके सभी कोई भारत आते गए और यहाँ से भी क्वेश्चन आप लोग के एग्ज़ाम में पूछा जाता है। जैसे कि पुर्तगाल सबसे पहले भारत में कब आगमन हुआ था? 1498 में आगमन हुआ था। अंग्रेज कब हुआ था? 1600 में हुआ था। तो ये सब क्वेश्चन कभी-कभी बेसिक रूप में पूछ लिया जाता है, ठीक है? एक चीज़ हम आप लोग को और बताने की कोशिश करें
देखिए आपके एग्ज़ाम में है ना पुर्तगाल से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और साथ में अंग्रेज़ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। इनके बाद डच, डेनिश, फ्रांसीसी और स्वीडिश से क्वेश्चन पूछा जाता है। इन दोनों पार्ट को अच्छे से कवर करेंगे और साथ में इन दोनों को भी थोड़ा-थोड़ा देखने की कोशिश करेंगे। स्वीडिश को इतना हम नहीं कवर करेंगे। फ्रांसीसी के बारे में भी थोड़ा बहुत देखेंगे, डेनिश और डच के बारे में भी देखेंगे। ये तो भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन हुआ, मगर हम बात करने वाले हैं कि सबसे पहले किसने कंपनी लगाई यहाँ पे, ठीक है? जैसे कि पुर्तगाल पहले आती है, कंपनी लगाती है। मगर इसके बाद कौन आती है? अंग्रेज आती है। मगर अंग्रेज पहले कंपनी नहीं लगाती, पहले डच लगाती है, फिर अंग्रेज लगाती है, फिर डेनिश लगाती है, फिर फ्रांसीसी लगाती है यहाँ पे। और सबसे पहले भी आती है और सबसे लास्ट में भी पुर्तगाल ही जाती है। तो इस पॉइंट को भी थोड़ा-सा अपने अकॉर्डिंग आप हाइलाइट कर सकते हैं। क्वेश्चन को इस रूप में भी घुमा के पूछेगा यहाँ पे। यूरोप की किस कंपनी ने सबसे पहले आए थे और सबसे लास्ट में गए थे? तो आपके ऑप्शन में पुर्तगाल होगा, तो आप उसे भी टिक लगा सकते हैं। तो क्वेश्चन को इस रूप में भी घुमा के पूछ लिया जाता है आप लोग के एग्जाम में, ठीक है? एक क्वेश्चन को कई रूप में किसी भी एंगल कई एंगल से घुमा-घुमा के पूछा जाता है, तो आपको उसी अकॉर्डिंग हमेशा रेडी रहना है। नाउ सबसे बार्थोलोमस डाइस जो है ना, सबसे पहले यूरोप से, ठीक है, भारत आने की कोशिश करते हैं। कब कोशिश करते हैं? तो 1487 में करते हैं। नाउ इस पॉइंट को भी हाइलाइट कीजिएगा। यूरोप के क्वेश्चन इस रूप में घुमा के पूछेगा, यूरोप के ऐसे कौन से व्यक्ति थे जिसने भारत में आने का प्रयास किया था सबसे पहले? तो आपके ऑप्शन में बार्थोलोमस डाइस, बट आ नहीं पाया था किसी कारणवश से, वो रिटर्न हो गया था। सबसे पहले कब आया था? 1487 में आया था। नाउ थोड़ा-सा इनके बारे में देखने की कोशिश करें। यह पुर्तगाल के रहने वाला था। कहाँ के थे? ये पुर्तगाल के रहने वाले थे। नाउ इसका नाम देख सकते हैं, बार्थोलोमस डाइस है, ठीक है? कुछ इस तरह इमेज आप अच्छा से देख लीजिए। नाउ ये पुर्तगाल के रहने वाले थे और 1487 के उपरांत उत्तम आशा द्वीप पे पहुँचे थे। कब पहुँचे थे? 1487 में उत्तम आशा द्वीप पे पहुँचे थे। अतः इस जगह का खोजकर्ता भी माना जाता है। मतलब आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं? मतलब ये बोला है कि सबसे पहले उन्होंने क्या किया था? यूरोप से चलना स्टार्ट किया था और यहाँ पे आके रुक गया था, ठीक है? और यहाँ पे उन्हें पता हुआ कि एक द्वीप है, मतलब रुकने की एक जगह है, तो उन्होंने यहाँ रुक गया था और इस द्वीप का खोजकर्ता ही इन्हीं को ही माना जाता है, ठीक है? और इसे हम उत्तम आशा द्वीप भी कहते हैं और अरबी, ठीक है? उसे हम तूफ़ानी अरबी द्वीप के नाम से भी जानते थे। इस पॉइंट को थोड़ा-सा हाइलाइट कीजिएगा। और ये पुर्तगाल का राजा कौन था? किंग जॉन टू था यहाँ पे, ठीक है? अब किंग जॉन टू ने ही उन्हें खर्चा पैसा वगैरह दिया था या जो भी उन्हें ज़रूरत पड़ता था, वो दिए थे और उन्होंने ही बेसिकली क्या किया था? भारत की खोज के लिए निकल गया था यहाँ पे, ठीक है? तो याद रखिएगा 2-3 पॉइंट यहाँ पे, 2-3 पॉइंट कौन-कौन से याद रखिएगा। सबसे पहले कौन आया था? तो बार्थोलोमस डाइस आया था यूरोप से, ठीक है? 1487 कब आया था? 1487 में आया था और इस द्वीप का खोजकर्ता भी बार्थोलोमस डाइस को ही माना जाता है। उस द्वीप का नाम क्या है? उत्तम आशा द्वीप है। इसे तूफ़ानी अरबी द्वीप के नाम से भी जाना जाता है और उस समय पुर्तगाल का राजा कौन था? तो किंग जॉन टू था। तो ये सारे पॉइंट को अपने अकॉर्डिंग आप हाइलाइट कीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा एक महत्वपूर्ण है। समझ पा रहे हैं यहाँ पे? नाउ आगे यहाँ पे देखिए कोलंबस आता है। इसके बाद कौन आता है? कोलंबस आता है यहाँ पे। मतलब एक-एक करके काफ़ी सारे लोग यहाँ पे आने की कोशिश करते हैं। देखिए, यूरोप से सबसे पहले बार्थोलोमस डाइस आए, ठीक है? भारत नहीं मिल पाया, फिर वो रिटर्न चले गए थे किसी कारणवश से, फिर कोलंबस दूसरा बार ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? बट कोलंबस को आना होता है भारत, वो भारत ना आके वो क्या कहाँ चला जाता है? अमेरिका चला जाता है यहाँ पे, ठीक है? थोड़ा-सा इनका इमेज आप देख सकते हैं, ये है कुछ कोलंबस। थोड़ा-सा इनके बारे में देखने की कोशिश करें, क्या-क्या एक महत्वपूर्ण पॉइंट है आप लोग के एग्ज़ाम के लिए, ये सारा बात मेंशन किया है, ठीक है? यह स्पेन की निवासी था, ठीक है? कहाँ का निवासी था? यह स्पेन की निवासी था। इसी ने, ठीक है, 1492 में अमेरिका का खोज किया था, ठीक है? मतलब उन्हें आना तो भारत था मगर किसी कारणवश से वो अमेरिका चला जाता है, ठीक है? और इसने अमेरिका का लाल भारतीय का निवासी भी कहा था। इसने 4 बार यात्रा किया था और स्पेन का कौन था राजा? या उस समय स्पेन का कौन थी रानी? तो इसाबेली थी यहाँ पे। नाउ ये सारे की सारे बात यहाँ पे फैक्ट बात है और सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। मतलब पहले यहाँ पे आप सोचेंगे सबसे पहले कौन आए थे? तो सबसे पहले आए थे बार्थोलोमस डाइस आए थे, उसके बाद कोलंबस आए थे यूरोप से और ये कोलंबस कहाँ के थे? स्पेन के थे, ठीक है? उसने अमेरिका का खोज किया था। सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया, अमेरिका का खोज किसने किया था? तो कोलंबस ने किया था, ठीक है? और कब किया था? तो 1492 में खोज किया था और उसने कितने बार यात्रा किया था अमेरिका का? तो 4 बार यात्रा किया था। लाल भारतीय किसने कहा था? तो कोलंबस ने ही कहा था। इस वाले पॉइंट को भी हाइलाइट कीजिएगा और उस समय कौन था स्पेन की रानी? तो इसाबेली थी। तो ये सारे बात को हाइलाइट करेंगे। ना फिर ही कोलंबस की यात्रा का खर्च उठाया था। मतलब जो रानी थी ना, इसने ही कोलंबस की यात्रा पे, ज़ाहिर-सी बात है जो वहाँ के हेड होंगे, जो मुखिया होंगे, जो राजा होंगे, जो रानी होंगे, वही तो खर्च उठाएँगे कि तो ही तो वो रिसर्च वगैरह कर पाएँगे या एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए काफ़ी ज़्यादा पैसा चाहिए, काफ़ी ज़्यादा खाना-पीना इनके साथ काफ़ी कुछ नाव सुविधा फैसिलिटी चाहिए, तो उसने ही खर्च उठाया था और इस प्रकार अमेरिका में यूरोप का भी उपनिवेश का शुरुआत हो गया था, ठीक है? मतलब उनको पता चल गया कि भाई अमेरिका में भी लोग बसते हैं, तो फिर क्या किया था, यूरोप के लोग अब अमेरिका वगैरह भी जाने चालू कर दिया था, ठीक है? ना फिर कौन आता है यहाँ पे? देख लिए पहला कौन आता है यहाँ पे? बार्थोलोमस डाइस आते हैं, दूसरा बात कौन आता है? कोलंबस आते हैं, अब तीसरा कौन आता है यहाँ पे? वास्को डी गामा आते हैं। वास्को डी गामा कब आते हैं? 1400 डी गामा, तो 1498 में आते हैं। नाउ ये कुछ वास्को डी गामा आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है?
जो कि ये भारत पहुँच जाते हैं यहाँ पे फाइनली, ठीक है? नाउ तीसरा बार प्रयास करने के बाद फाइनली भारत पहुँच जाते हैं। यह भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली व्यक्ति था। नाउ क्वेश्चन सीधा घुमा के पूछा, भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली व्यक्ति कौन था? तो आपके ऑप्शन में होगा वास्को डी गामा होता है, और ये कुछ वास्को डी गामा का आप इमेज देख लीजिए सही तरीका से, ठीक है? नाउ आगे यहाँ पे और इनकी बात करें, यह पुर्तगाल देश का था और उत्तम आशा द्वीप होते हुए वो भारत के अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण बिंदु पे पहुंचा था। अभी हम आपको बताए थे ना कि उत्तम आशा द्वीप किसे बोला जाता है, तो इस वाले पॉइंट को बोलते हैं, मतलब यहाँ से चलना स्टार्ट किया और यहाँ से चलते 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 यहाँ पे पहले रुका और फिर होते होते यहाँ पे वो पहुंच गया था, ठीक है ना, भारत पहुंच गया था फाइनली, वास्को डी गामा पहुंचा था। अब इनके बारे में देखते हैं। अब जैसे वो भारत आते हैं तो कुछ न कुछ तो फैक्ट ज़रूर पॉइंट होगा, तो उनके बारे में कुछ-कुछ क्या-क्या एक महत्वपूर्ण है, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी ज़्यादा एक फैक्ट होगा। तो उत्तम आशा द्वीप होते हुए कहाँ पहुँचता है? अफ्रीका महाद्वीप पे। अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिणी बिंदु पे आता है यहाँ पे, और अब्दुल मनीज ने रास्ता दिखाया था, मतलब भारत का रास्ता किसने दिखाया था? तो अब्दुल मनीज ने रास्ता दिखाया था भारत का, और भारत में प्रवेश किया था, ठीक है? कहाँ पे भारत में प्रवेश किया था? सबसे पहले केरल में प्रवेश किया था, ठीक है? केरल में भी कहाँ पे प्रवेश किया था? कालीकट एक जगह का नाम है, वहाँ पे प्रवेश किया था, ठीक है? नाउ आगे बात करें, उस समय केरल का राजा कौन था? तो जमोरिन, ठीक है, मिस्टेक है, जमोरिन इनका केरल का राजा हुआ करता था, और किस तारीख को पहुंचा था? नाउ ये सारे के सारे फैक्ट है, क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। 17 मई को पहुंचा था, 17 मई 1498 को पहुंचा था यहाँ पे, ठीक है। नाउ कौन सी बंदरगाह पे पहुंचा था? तो कप्पू डापू बंदरगाह पे पहुंचा था, ठीक है। अब आया क्यों था? तो ऑलरेडी आपको पता है कि मसाला को व्यापार करना है, यही उद्देश्य है कि भाई मुझे इंडिया में आना है, मसाला का व्यापार करना है, मसाला यहाँ से लेना है और फिर ले जाके अपने देश में बेच देना है, सेल कर देना है, बस एक ही काम हुआ करता था। उन्होंने मसाला खरीदा और फिर इनके बाद सेल कर दिया यूरोप में जाके। उन्हें कितना फ़ायदा हुआ था? 7 गुना, मतलब ₹1 में खरीदा और वहाँ पे जाके ₹7, ठीक है? ₹7 मतलब उन्हें 7 गुना में फ़ायदा हुआ, ठीक है? 7 गुना फ़ायदा हुआ। अब इससे राजा खुश हो गया। उस समय राजा कौन था? मैनुअल 1 राजा था, जो कि पुर्तगाल का राजा हुआ करता था। राजा खुश होके उनको उपाधि दिया। उपाधि किसका उपाधि दिया? तो वाणिज्य प्रधान का उपाधि दिया था। किसको दिया था? तो वास्को डी गामा को दिया था। नाउ ये सारी की सारी बात यहाँ पे मैंने जितनी भी बात यहाँ पे डिस्कस किया हूँ, ठीक है? सारे के सारे आपके एग्ज़ाम के लिए फैक्ट बात है यहाँ पे, ठीक है? तो उन्हें आप अपने अकॉर्डिंग नोट्स यहाँ पे कर सकते हैं। नाउ गाइस आगे यहाँ पे देखने की कोशिश करें, आगे फिर हम यहाँ पे देखें, फिर क्या होता है कि भाई वास्को डी गामा इंडिया आते हैं, फिर इंडिया के बाद मसाला लेके चले जाते हैं। फिर दूसरे लोग आते हैं, दूसरे कौन आते हैं? पे 1500 में आते हैं, पेड्रो अल्वारेज़ कैब्रल आते हैं, जो कि भारत आने की प्रयास करते हैं। कब कोशिश करते हैं? तो 1500 में करते हैं। एक चीज़ हम थोड़ा-सा यहाँ पे डिस्कस कर लें, भारत में जैसे वो लोग मसाला का व्यापार करने आते हैं, तो अचानक आते तो मसाला का व्यापार करने ही, उन्हें ऐसा फ़ील होता है कि भारत के लोग इतना समझदार ना होता है, ठीक है? जिसके कारण से क्या करते हैं, पूरे भारत में ये लोग स्टार्ट कर देते हैं कब्ज़ा करने का और कंट्रोलिंग करने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। नाउ एक-एक करके हम इन सभी के आगे भी ज़िक्र करेंगे, ठीक है? पहले तो मसाला का व्यापार करने के लिए आ रहा है। आगे हम देखेंगे किस तरह मसाला का व्यापार करते पूरे भारत पे वो राज करने लगते हैं। आगे हम इन सभी को देखेंगे। नाउ आगे यहाँ पे देखिए सेकंड स्थान पे कौन आता है? पेड्रो अल्वारेज़ कैब्रल आते हैं। कब आते हैं? तो 1500 में आते हैं। सबसे पहले कौन आए थे यहाँ पे? तो आपको याद होना चाहिए, बार्थोलोमस डाइस आए थे। इसके बाद कौन आए थे? कोलंबस आए थे। उसके बाद कौन आए थे? वास्को डी गामा आया था। इसके बाद कौन आए थे यहाँ पे? पेड्रो अल्वारेज़ कैब्रल आए थे। कब आए थे? तो 1500 में आए थे। देख रहे हैं, एक सीक्वेंस में हम देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है? नाउ और यहाँ पे कुछ इसका इमेज देख सकते हैं। थोड़ा-सा अगर इनके बारे में देखने की कोशिश करें, यह भारत में आने वाला सेकंड यात्री होता है, जो कि पुर्तगाल का था। मतलब पुर्तगाल से उन्हें बात पता हो गया था कि रास्ता वगैरह कैसे जाना है और कैसे मसाला लेके आना है। तो वास्को डी गामा को पता हो गया, ठीक है? मसाला वगैरह ले लिया। फिर इसके बाद वहाँ के जो राजा है, इन्हें भेजा और फिर वो सेकंड यात्री के रूप में रहा था। क्वेश्चन घुमा के भी पूछ लिया जाएगा कि सेकंड यात्री कौन था? तो आपके ऑप्शन में ये होगा, तो इनका टिक लगा लीजिएगा, ठीक है? जो कि 1500 में आया था और इसने अरबी के जहाज़ों को पकड़ के जमोरिन को दे दिया था, ठीक है? जो अरब के जो जहाज़ है ना, ऑलरेडी आपको पता है कि भारत का मसाला है ना, पहले यूरोप में कौन पहुँचाया करता था? अरब के लोग पहुँचाया करता था, ठीक है? मगर अरब के लोग पहुँचाया करता था। अब किसी कारण वजह से यूरोप में पहुँचाना बंद कर दिया गया था। फिर यूरोप के लोग खुद ही सोचा कि चलो हम खुद भारत से व्यापार करेंगे मसाला का। तो ऑलरेडी अब उनके जो यूरोप के लोग हैं ना, अरब से कोई मतलब नहीं रहा यहाँ पे, ठीक है? अब मतलब नहीं रहा तो ज़ाहिर-सी बात है, अब उनको आप कहीं भी जाओ, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। तो अब उन्होंने क्या किया था, जो सेकंड यात्री आए थे, उन्होंने क्या किया था, अरब के जो जहाज़ है उनको पकड़ के जमोरिन को दे दिया। अब ज़ाहिर-सी बात है, अब जमोरिन जमोरिन को दे दिया। जमोरिन कहाँ का राजा था? तो आपको पता है केरल का राजा था यहाँ पे, ठीक है? अब केरल का राजा बहुत ही खुश हो गया कि भाई आपने अरब की जहाज़ को पकड़ लिया, मतलब कहीं न कहीं शक्तिशाली मानता था उनको, ठीक है?
नाउ आगे फिर देखते हैं, फिर इनके बाद वो चले जाते हैं मसाला वगैरह लेके। नाउ आगे फिर यहाँ पे देखेंगे 1502 में, ठीक है, 1502 में फिर आते हैं पुर्तगाल की ओर से कौन आते हैं, वास्को डिगामा आते हैं यहाँ पे, ठीक है, कब आते हैं, 1502 में आते हैं यहाँ पे। नाउ यह भारत में आने वाला तीसरा व्यक्ति होता है जो कि पुर्तगाल का होता है। वास्को डिगामा 1502 में दूसरी बार आया था, पहली बार भी आया था, कब आया था, तो 1498 में भारत पहुंचा था, और दूसरी बार 1502 में पहुंचा था। नाउ इस पॉइंट को भी हाईलाइट कीजिएगा। और इसे कंपनी का, ठीक है, स्थापना किया था इसने, कंपनी का, पुर्तगाल कंपनी का स्थापना किया था। अब इसे खोजकर्ता भी माना जाता है, ठीक है, किसे, भारत का खोजकर्ता भी माना जाता है, वास्को डिगामा को ही। सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, भारत का खोजकर्ता किसे माना जाता है, तो वास्को डिगामा को माना जाता है, ठीक है। भारत में पहले यूरोपीय कंपनी का स्थापना किसने किया था, तो वास्को डिगामा ने किया था। वास्को डिगामा दूसरी बार कब आए थे, 1502 में आए थे। पहली बार कब आए थे यहाँ पे, तो 1498 में आए थे। नो क्वेश्चन इस रूप में भी घुमा के पूछेगा, भारत में आने वाला तीसरा व्यक्ति कौन था, और वास्को डिगामा था। देखिए, एक चीज आपको बता दें कि आपको एक चीज याद होना चाहिए कि यूरोप के लोग आए, मसाला का व्यापार करने के लिए आ रहे थे, ठीक है। मसाला का व्यापार मतलब पुर्तगाल के लोग आए, मसाला लिए, फिर चले गए, फिर लिए, फिर चले गए। अब तीसरा बार में इनका क्या नहीं क्या मन किया कि एक काम करते हैं, मतलब बातचीत तो होने ही लगा था अच्छा तरीका से। उन्होंने बोला कि चलो अभी कंपनी की स्थापना कर देते हैं, कहाँ पे, तो भारत में कंपनी का स्थापना कर दिया था, परमिशन भी दे दिया था। भाई भारत के लोग को तो क्या चाहिए, पैसा चाहिए भैया, है ना, कि पैसा लो हमें मसाला दो, ठीक है। तो उन्हें तो मसाला चाहिए, तो उन्होंने बोला भाई कंपनी लगा देते। कंपनी मतलब समझ रहे हैं ना, कि जो भी मसाला वगैरह खरीदता था उनके एक जगह स्टोर करना। ये नहीं कि हाँ आप मैकेनिकल प्रोसेस वगैरह हो रहा है या मैन्युफैक्चरिंग वगैरह, नहीं, उस समय में ऐसा कुछ नहीं हुआ करता था। कंपनी मतलब एक भंडारण, मतलब एक जगह ऐसा चुन लेना, और उन जगह पे जो भी मसाला भारत को होगा उन्हें जाके खरीद के एक जगह स्टोर करना, फिर वो अपने देश सप्लाई करना, ठीक है। तो एक कंपनी का स्थापना कर दिया था, पुर्तगाल ने किया था। नो, अब कंपनी का स्थापना हुआ तो ज़ाहिर-सी बात है उनको चलाने के लिए, हाँ, उनको रेगुलेटिंग करने के लिए तो कोई न कोई तो आदमी ज़रूर होगा। तो एक-एक करके काफ़ी कुछ यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे ये देखें कि भारत में पुर्तगालियों की फैक्ट्री सबसे पहले कहाँ पे स्टार्ट किया था? कोच्चि में लगाया था, ठीक है? जो कि पहली फैक्ट्री था 1502 में था, आपको पता है कि पुर्तगाल कहते हैं, वास्को डी गामा आती है। और यहाँ पे बात करें 1503 में पहली फैक्ट्री भी लगा देती। कहाँ पे लगा देती? कोच्चि में लगा देती। कोच्चि में कहाँ पे? कोच्चि कहाँ पे? तो केरल में यहाँ पे, ठीक है? पुर्तगाल कंपनी की पहली फैक्ट्री थी। फिर कन्नौर में लगाती, फिर गोवा में लगाती, फिर मलक्का में भी लगाती, हरमुज में भी लगाती, हुगली में भी लगाती है यहाँ पे, ठीक है? ना, कहाँ पे लगाती? हुगली में लगाती, कब लगाती? 1537 में। देख रहे हैं ना? मतलब एक-एक करके पहले वो भारत में आए, फिर एक जगह कंपनी लगाए, फिर इसका मन बदलता गया, बदलता गया, बदलता गया, और पूरे भारत में, ठीक है? बहुत अपनी फैक्ट्री लगाता गया यहाँ पे, ठीक है? अब ज़ाहिर-सी बात है बहुत ज़्यादा फैक्ट्री लगाएगा तो काफ़ी सारे लोग उनको जान-पहचान तो ही होगा, ठीक है? अब उनके उन जैसे यूरोप के जो लोग हैं ना, उनको पता हो चुका था कि इस समय में कि भारत के लोग इतना समझदार नहीं है, तो वो क्या करेगा उन सभी पे रहते-रहते मतलब थोड़ा समय ज़रूर लगता है, 1498 में आता है हालाँकि, थोड़ा-सा ज़रूर समय लगता है, लगभग 50 साल, 60 साल या 100 साल ज़रूर लगता है, 100 साल ज़रूर लगता है। फिर वो क्या करता है, उस पे राज करने की कोशिश करता है यहाँ पे, ठीक है? दमन में पटना में मुस्लिमपुर पटना में फैक्ट्री लगाते, पुलिकट में, तो एक-एक करके आप देख रहे हैं ना, काफ़ी सारा फैक्ट्री लगाता गया। फैक्ट्री मतलब यहाँ पे फैक्ट्री मतलब अपना एक भंडारण, मसाला का भंडारण यहाँ पे लगाता था, ताकि सप्लाई कर सकता था, ठीक है? हर जगह-जगह पे मान लीजिए कहीं का मान लो मसाला उपजा हुआ, यहाँ पे वो अपनी जगह पे खरीद के रख लिया, एक जगह पे भंडारण बना लिया, ठीक है? तो इन सभी काफ़ी सारा फैक्ट्री है भाई, उन्हें चलाने के लिए काफ़ी सारे लोग की भी ज़रूरत पड़ेगा, तो काफ़ी सारे यूरोप के भी लोग भारत आते गए यहाँ पे, ठीक है? नाउ आगे देखिए, अच्छा इनका उद्देश्य क्या था? उनका उद्देश्य क्या था? कुछ न कुछ तो ज़रूर उद्देश्य होगा कि भाई हम भारत तो जा रहे हैं मसाला को व्यापार करने के लिए, ठीक है? थोड़ा-सा उनका उद्देश्य देखने की कोशिश करें, इसका उद्देश्य एक ही था, आर्थिक, हमें पैसा कमाना है, हमें कोई अभी नेतागिरी नहीं करना है, बाद में इनका नेतागिरी पे मन बदल जाता है कि हाँ, हम पूरे भारत पे राज करना है, ठीक है? आर्थिक ही उद्देश्य पहला उद्देश्य हुआ करता था, जो कि पुर्तगाल, अरब तथा यूरोप के व्यापारों को बाहर निकालने का एक अधिकार करना चाहता था। जो पुर्तगाल के लोग हैं ना, मतलब पुर्तगाल के साथ-साथ और सारे देश भी तो हैं जो मतलब भारत आने की कोशिश करता था, पर पुर्तगाल चाहता था सिर्फ़ और सिर्फ़ पूरा यूरोप में मसाला सिर्फ़ मैं सप्लाई करूँ, ठीक है? तो उनका उद्देश्य था कि कोई यूरोप के लोग मसाला नहीं लेंगे, सिर्फ़ पुर्तगाल लेंगे। दूसरा उद्देश्य था कि अरब को लोग भी मसाला नहीं खरीदेंगे। वो चाहते थे कि पूरे भारत से मसाला हम खरीदेंगे और सप्लाई करेंगे। कुछ ये उनका आर्थिक उद्देश्य हुआ करता था, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रॉफ़िट कमा पाएँ यहाँ पे, ठीक है? और दूसरा उद्देश्य क्या करता था, धार्मिक। क्या उद्देश्य हुआ करता था? तो ईसाई धर्म का प्रचार-प्रसार करना था। एक चीज़ हम आप लोगों को बता दें कि जैसे कि पुर्तगाल से लोग भारत जैसे ही आते थे यहाँ पे, तो उनका एक उद्देश्य हुआ करता था कि जैसे काफ़ी सारा जब फैक्ट्री पे यहाँ पे लगा प्रचार करते थे, तो काफ़ी सारे लोग उस पे खुश या अट्रैक्टिव होते थे, या शादी करने बाद में आपको मालूम चलेगा कि शादी करने का भी उन्होंने क्या कर दिया, आदेश देते कि जाइए आप भारतीय लोग से आप शादी भी कर सकते हो। मतलब देख रहे हैं ना आप किस तरह मन बदलता गया।
पहले आए, उनका मन था मसाला किए, फिर उसका मन फैक्ट्री लगाए, फिर फैक्ट्री लगाने के बाद उनका मन कर गया कि भैया अब हम एक काम करते हैं, अपना धर्म का भी प्रचार-प्रसार कर देते हैं कि हम लोग इस धर्म से हैं अपना, ताकि काफ़ी सारे लोग कन्वर्ट हो ज पाएगा, ताकि हमें समझ पाएँगे यहाँ पे, हमें साथ दे सकेंगे, ठीक है? फिर वो क्या करते हैं, फिर वो पूरा ज़ाहिर-सी बात है जब उनके काफ़ी सारे लोग सपोर्टर हो जाएँगे ध भाई धार्मिक एक ऐसी चीज़ है कि आप मान लीजिए जिस भगवान पे आप बिलीव करते हैं या जिस भी भगवान को आप पूजा करते हैं, तो उन पे आपको अगर कल के दिन उन्हें कोई कुछ करे तो आपको बहुत ही दुःख होगा, ठीक है? तो उस अकॉर्डिंग उन्होंने मानसिक रूप से अगर आप देखोगे तो धार्मिक का प्रचार-प्रसार किया ताकि काफ़ी सारे माध्यम को हम धार्मिक रूप से जोड़ पाएँ और भारत में काफ़ी सारे लोग हमें सपोर्ट कर पाएँ, ठीक है? और फिर हम क्या करें पूरे भारत पे राज कर पाएँ यहाँ पे, ठीक है? कुछ ये उनका उद्देश्य हुआ करता था। नाउ आगे यहाँ पे देखते हैं, ज़ाहिर-सी बात है कि कंपनी आई थी और कंपनी को चलाने के लिए क्या चाहिए? गवर्नर चाहिए, ठीक है? ताकि उनको कंट्रोलिंग कर पाए। तो सबसे पहले कौन आते हैं यहाँ पे? फ्रांसीसी द अल्मीडा आते हैं यहाँ पे और कुछ इमेज यहाँ पे देख सकते हैं, ये है कुछ फ्रांसीसी द अल्मीडा। ये कहाँ आते हैं? पुर्तगाल से इन्हें भेजा जाता है कि आप ठीक है? भारत में जो भी फैक्ट्री है उनको आप थोड़ा-सा क्या कीजिए? रेगुलेटिंग कीजिए। तो यूरोप से वो आते हैं, भारत आते हैं और उन्हें गवर्नर बना के भेजा जाता है। सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि भारत के प्रथम यूरोपीय गवर्नर जनरल कौन था? ठीक है? तो आपके ऑप्शन होगा फ्रांसीसी द अल्मीडा हुआ, तो आप उन्हें भी आप टिक लगा सकते हैं। नाउ आगे यहाँ पे देखें, यह भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली गवर्नर था और फ्रांसिस्को द अल्मीडा ने समुद्र की नीति, जिसे हम बोलते हैं नीली पानी की नीति पे अधिकार का महत्व दिया था। अब वो जैसे ही वो भारत आते हैं तो उनके माइंड में मालूम नहीं कि अब भाई आप उनको एक हेड या मुखिया बना के जब भेजते हैं तो ज़ाहिर-सी बात है उनको डिसीजन का क्षमता या कुछ प्लानिंग करने का क्षमता उनके पास होती है यहाँ पे, अधिकार दे दिया जाता है कि आपको जो अच्छा लगे आप अपने अकॉर्डिंग करिएगा। उन्होंने क्या करते हैं एक पॉलिसी चलाता है, पॉलिसी क्या चलाता है नीली पानी की नीति की पॉलिसी चलाता है। नीली पानी की पॉलिसी की नीति होती है क्या? थोड़ा-सा हम ये आपको समझा देते हैं, ठीक है? देखिए, नीली पानी का नीति का उद्देश्य वो करता था, जैसे कि आपको पता है कि यूरोप के काफ़ी सारे लोग भारत आते थे, क्यों आते थे? मसाला को व्यापार करने के लिए आते थे। मगर पुर्तगाल का मन में क्या था कि हम चाहते हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ़ हम यहाँ पे क्या करें इनका बिज़नेस करें मसाला का, ठीक है? मसाला के साथ-साथ बाद में देखेंगे बारूद का भी बिज़नेस होने लगता है, इनके साथ बाद में आप देखेंगे कॉटन वगैरह का भी बिज़नेस होने लगता है यहाँ पे, ठीक है? तो उन्होंने एक नीली पानी नीति का पॉलिसी चलाया था, जो कि आप जो भी लोग आते थे, वो समुद्र के रास्ते से ही आते थे और व्यापार करने के लिए उन सभी पे क्या करना था कि उनको लॉक करना था। आप भारत आएँगे, बिना मेरे परमिशन के नहीं आएँगे, हमें आप कुछ पैसा दीजिए, हम आपको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाएँगे, ठीक है? अगर आपका सेफ्टी देना, ठीक है? कुछ ये उनका एक काम हुआ करता था, कुछ ये नीति का उद्देश्य ये हुआ करता था। नाउ आगे यहाँ पे हम देखें 1509 में अल्मीडा ने, ठीक है? फ्रांसीसी द अल्मीडा जो कि आपको पता होना चाहिए प्रथम, ठीक है? पुर्तगाली गवर्नर था यहाँ पे, ने मिस्र, तुर्क और गुजरात को संयुक्त सेना को पराजित कर दिया। अब यहाँ पे आप एक चीज़ देख रहे हैं, पहले तो मसाला का व्यापार करने के लिए आते हैं, फिर उसके बाद एक नीली पानी नीति की पॉलिसी भी चलाती है, फिर एक एक देख रहे हैं एक छोटा-सा युद्ध भी कर लेता है, ठीक है? और जिससे तुर्क और गुजरात इस 3 देशों को पराजित कर देता है। जो कि अरब के देश रहते थे और ये भारत का ही पार्ट है ऑलरेडी आप जानते हैं। उनको एक सेनाओं को क्या करता है पराजित करता है और द्वीप पर अधिकार कर लेता है। अब देखिए जैसे ही वो वहाँ पे जीता है तो उनके मन में एक ज़रूर होता है कि भाई हम जीत गए, कहीं न कहीं ये लोग हार चुका है, ठीक है? अब हार चुका है तो ज़ाहिर-सी बात है वो लोग डर गए और कुछ भी करेंगे पुर्तगाल तो वो लोग कुछ भी नहीं बोलेंगे। अब उनका मन देखिए ना बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है यहाँ पे, ठीक है? और इस सफलता के बाद हिंद महासागर पे पुर्तगाली पॉलिसी तो चला ही हुआ था, ब्लू वाटर पॉलिसी के तहत यहाँ पे उन्होंने क्या किया पूरे जो हिंद महासागर वाले पार्ट है ना, उन पे क्या किया तूने कब्ज़ा करके रखा था, ठीक है? कि आप कुछ भी करोगे, ठीक है, समुद्र के रास्ते से हिंद महासागर में तो आपको विदाउट मेरे परमिशन के कुछ नहीं होने वाला है, जब तक हम परमिशन नहीं देंगे तब तक कुछ नहीं होगा, कुछ ये पॉलिसी था इनका, ठीक है? फ्रांसीसी द अल्मीडा 1509 में भारत में रहा था और यह युद्ध अल्मीडा का बेटा इस युद्ध में क्या होता, जो अल्मीडा का बेटा था जेम्स लोरको वो भी थोड़ा-सा मारा गया था। तो इस पॉइंट को भी थोड़ा-सा आप हाइलाइट कर सकते हैं। नाउ आगे यहाँ पे देखते हैं उनका समय काल खत्म हो गया, वो चले गए यूरोप। फिर सेकंड एक आते हैं पुर्तगाल के गवर्नर जनरल, उसका नाम क्या होता है अल्फांसो द अलरब्रुक नाम होते हैं। अब ये देखिए इसके शासनकाल में क्या-क्या होता है, हम वो थोड़ा-सा देखने की कोशिश करें, ठीक है? यह भारत का दूसरा गवर्नर था, पहला गवर्नर ऑलरेडी आपको पता है कि फ्रांसिस द अल्मीडा था, ये दूसरा गवर्नर था। इसे भारत का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। क्वेश्चन सीधा पूछ लिया जाएगा कि भारत के वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है तो अल्फांसो दी अलरबुक को माना जाता है। इस पॉइंट को भी थोड़ा-सा हाइलाइट कीजिएगा। इसने 1510 में बीजापुर का राजा को गोवा से जीत लिया था। मतलब मसाला को व्यापार करने के साथ-साथ आए, अब तो युद्ध भी करने लगे थे। पहले गवर्नर जनरल भी युद्ध किए थे, सेकंड वाले आए, ये भी युद्ध करने लगे और गोवा को भी जीत लिया था। इससे पहले उसने भी एक द्वीप वाले जगह को जीता था, ठीक है? और अपना फैक्ट्री बना लिया था यहाँ पे, ठीक है?
पहले प्यार से बोलता था कि भैया आप ये वाला जगह हमें दे दो, नहीं देता था, उन्होंने युद्ध लड़ने की, फाइट करने की कोशिश करता था, ठीक है? नौ इस बीजापुर का राजा कौन था? इस्माइल शाह था और इसने 1511 में मलक्का पे भी कब्जा कर लिया। मतलब देख रहे हैं ना आप किस तरह मतलब एक-एक करके मतलब पूरे भारत पे कब्जा करते जाएगा। आगे हम पढ़ते चलेंगे, है ना? स्लोली देखते चलेंगे। ना 1515 में हरमोज, ठीक है? हरमोज पे भी कब्जा कर लिया। 1511 में मलक्का पे कब्जा किया। 1515 में हरमोज पे भी कब्जा किया और इसने पुर्तगालियों को भारतीय के साथ शादी करने का भी आदेश दे दिया था। आदेश क्यों दे दिया था मालूम है ना? आप देख रहे हैं ना, हम आपको बताए थे कि पहले उनका धार्मिक ईसाई का प्रचार किया, फिर बाद में जो ईसाई के जो पुर्तगाल के लोग थे, वो भारत जब आते थे, ठीक है? उन्हें बोलते हैं कि ठीक है, आप भारत के लोग से भी आप शादी कर लो ताकि जैसे ही शादी करेगा तो वो ऑटोमेटिक वो खुद ईसाई धर्म में परिवर्तन हो जाएँगे और ईसाई धर्म में परिवर्तन होंगे, तो ईसाई के खिलाफ कुछ बोलेंगे नहीं यहाँ पे और फिर वो आराम से पूरे भारत पे राज कर सकेगा यहाँ पे। क्योंकि भारत एक बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल जगह था, मसाला-वसाला के लिए, कॉटन-वॉटन के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉफिट जगह माना जाता था। ना फिर वो चले जाते हैं, फिर इसके बाद तीसरा गवर्नर जनरल आते हैं। तीसरा गवर्नर जनरल कौन आता है? तो नैनो डी कुंद आते हैं यहाँ पे, ठीक है? नैनो डी कुंद आते हैं, कब आते हैं यहाँ पे? तो 1529 में आते हैं। उनका भी समयकाल 1529 से लेके 1538 तक होता है। अब यहाँ पे देख लेते हैं इसके शासनकाल में क्या-क्या हुआ था, हम वो थोड़ा-सा देख लेने की कोशिश करते हैं। इसने गोवा की कंपनी का मुख्यालय बनाया था और इसमें गुजरात का राजा कौन था? तो राजा बहादुर शाह था और इसकी मृत्यु समुद्र में डूब के हो जाती है। इस पॉइंट को भी थोड़ा-सा हाइलाइट कीजिएगा। पुर्तगाल अपने आप को सागर का स्वामी कहा जाता है। आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले फ्रांसिस द अल्मीडा आता है तो ब्लू वाटर पॉलिसी चलाता है और उसके बाद क्या होता है कि ऑलरेडी आप लोग जानते हैं कि दूसरे वाले आते हैं तो वो भारत को मतलब कई सारे युद्ध लड़ते फाइट लड़ते तो ऑलरेडी समझ जाते हैं कि भाई बहुत ही शक्तिशाली यूरोप से आप टक्कर नहीं लेना है। पुर्तगाल से भारत के लोग समझ जाते हैं कि भाई हमें इनसे टक्कर नहीं लेना, बहुत ही शक्तिशाली हो चुका है पुर्तगाल के लोग, ठीक है? फिर तीसरे वाले आते हैं, वो अपने आप को बोलते थे कि मतलब जो समुद्र है ना उनका स्वामी अपने आप में समझते थे, उन्हीं को बुलाया था सागर का स्वामी अपने आप में समझते थे। उन्होंने, ठीक है, नौसेना की बहुत ही मजबूत की था। जो पुर्तगाल के लोग थे उनका नौसेना ना बहुत ही ज़्यादा मजबूत हुआ करता था, जितना कि अंग्रेज का सॉरी जितना कि भारत का, ठीक है? भारत के पास नौसेना का शक्ति नहीं इतना मतलब भी था और नहीं उन्होंने इस फील्ड में ध्यान भी दिया था। बट क्योंकि जिसने भी समुद्र पे राज किया, उन्होंने कोशिश किया पूरे वर्ल्ड पे राज करने की क्योंकि कोई भी लोग आता था समुद्र के रास्ते ही तो आते थे अटैक करने के लिए। तो भाई नौसेना उसका मजबूत है, अगर कोई आएगा तो ज़ाहिर-सी बात है कि समुद्र में ही उन्हें मार के फेंक दिया जाएगा, ठीक है? तो लोग उनका जो नौसेना था वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत हुआ करता था। नाउ आगे यहाँ पे देखें थोड़ा हम आगे देखें पुर्तगाल ने भारतीय क्षेत्रों में कर लगाने की भी शुरुआत कर दी थी यहाँ पे, ठीक है? ऑलरेडी आपको मालूम है कि फ्रांसिस द अल्मीडा आता है, एक पॉलिसी चलाता है जिसे हम बोलते हैं ब्लू वाटर पॉलिसी बोलते हैं, ठीक है? सेकंड वाले भी आते हैं, ठीक है? वो भी काफ़ी ज़्यादा युद्ध फाइट लड़ते हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है जो भारत के लोग हैं और या अदर यूरोप के लोग हैं या अरब वाले जो देश हैं, उन्हें ऐसा फ़ील हो जाता है कि जो पुर्तगाल है वो बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली क्यों? क्योंकि उनका नौसेना बहुत ज़्यादा मजबूत है, ठीक है? अब ज़ाहिर-सी बात है पुर्तगाल को भी ऐसा फ़ील हो जाता है कि हम बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हैं, मेरे आगे में किसी की नहीं चलते। उन्होंने क्या किया, जो समुद्र चालू कर दिया कि जो भी आप समुद्र के रास्ते में आओगे, हम आपसे कुछ पैसा लेंगे। जिन्हें क्या बोला जाता है, परमिट या कार्टेज बोलते हैं। हम थोड़ा-सा इनके देख लें यहाँ पे, शुरुआत कर देते हैं, जिसे कार्टेज अल्मोड़ा व्यवस्था के नाम से भी जानता है। कार्टेज मतलब परमिट और देखभाल करना, ठीक है? अब इनके कहने का मतलब है कि अगर आप समुद्र में आओगे, ठीक है? आप हमें कुछ पैसा दोगे, हम आपको क्या करेंगे एक मतलब जहाँ भी आपको जाना है वहाँ पे हम आपको पहुँचा देंगे, ठीक है? ये कुछ इनका नीति हुआ करता था ब्लू वाटर पॉलिसी के तहत, ठीक है? अब मतलब हाँ, शर्त एक ही है कि आप वहाँ पे बारूद और बारूद के साथ में आप बारूद नहीं ले जा सकते और बारूद के साथ आप क्या नहीं ले जा सकते? मसाला। 2 चीज़ आप नहीं ले जा सकते, बाकी आपको जो भी चीज़ लेना है, कपड़ा वगैरह या जो भी चीज़ और कॉटन वगैरह जो भी लेना है आप कर सकते हैं। 2 चीज़ का बिज़नेस नहीं कर सकते, बाकी आपको कुछ टैक्स देना पड़ेगा, जो कि अभी भी ये टैक्स व्यवस्था चलता है यहाँ पे। ना इस तरह परमिट लेना पड़ता था और पुर्तगाल का, ठीक है, काफ़िला गंतव्य तक पहुँचा देता था क्योंकि भारतीय की जहाज में काली मिर्च और बारूद ले जाना मना किया गया था हमें, ठीक है? जो कि हम आपके ये है काली मिर्च, ठीक है? और ये है बारूद जिसे ले जाने के लिए मना किया था। किसने मना किया था? कि भाई पुर्तगाल लोग मना किया था कि कोई भी, ठीक है, नहीं ले जाएँगे। अब काफ़ी ज़्यादा लोग भारत के लोग तो परेशान थे ही थे, साथ में यूरोप के लोग भी पुर्तगाल से परेशान हुआ करते थे। नाउ आगे तो फिर क्या होगा? फिर तो युद्ध लड़ेगा, अब युद्ध होगा ही होगा क्योंकि आप नहीं मना करोगे ले जाने से, तो काफ़ी लोग नाराज़ होंगे, लड़ना हिंद महासागर पे व्यापार का एक अधिकार बना लिया था। किसने? तो पुर्तगाल ने। और फिर
सॉरी गाइस, फिर 1595 में, ठीक है, 1595 तक डच और ईस्ट इंडिया कंपनी ने टक्कर दे दिया यहाँ पे। ऑलरेडी आप लोग जानते हैं कि 1498 में पुर्तगाल सबसे पहले आते हैं, भारत आते हैं, मसाला का व्यापार करते। लगभग हम बात करने वाले 100, ठीक है, 100 साल पूरा हो जाते हैं, और 100 साल हो जाते हैं तब तक उनको पूरा इंडिया के बारे में सारे कुछ पता हो जाता है। फिर इंडिया में वो पूरी जगह राज भी करने लगते हैं, परमिट वगैरह भी लेने लगते हैं, टैक्स वगैरह भी लेने लगते हैं, लगभग 100 साल राज करने तक, ठीक है, 100 साल राज करते हैं। फिर बाद में यूरोप के जो डच, ठीक है, डच के लोग और ईस्ट इंडिया कंपनी के जो लोग थे वो काफी ज्यादा नाराज थे पुर्तगाल से। फिर क्या करते हैं, उनके साथ एक युद्ध होता है, ठीक है। इस युद्ध में क्या होता है कि पुर्तगाल थोड़ा पराजित हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। इस प्रकार पुर्तगाल कंपनी का पतन हो जाता है। यहाँ पे काफी सारे लोग पता है, एक युद्ध होता है जिसमें पुर्तगाल कंपनी का युद्ध होता है, जिसमें पुर्तगाल कंपनी हार जाता है और डच और ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे जीत जाती है। नो, इसका मुख्य कारण मानते हैं यूरोपीय कंपनी का आनंद था, ठीक है। नो, आगे यहाँ पे देखिए इनका परिणाम क्या था, जो कि धर्म परिवर्तन, जिससे भारत के लोग काफी ज्यादा नाराज पुर्तगाल से हुआ करता था, ठीक है। पुर्तगाल हार के काफी लोग खुश हुए होंगे, ठीक है। एक आर्थिक कारण, वो पूरी तरह भारत को लूटना चाहते थे। हालांकि ये पुर्तगाल तो चाहते ही थे, साथ में जो डच आती है, ईस्ट इंडिया कंपनी आते हैं, तो ये इसी बड़ा और लुटेरा होता है, ये तो और भी लूट के चले जाते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी वाले। एक राजनीतिक कारण है, सबसे पहले आते हैं मसाला का व्यापार करने, फैक्ट्री लगाते हैं, फिर वहां पे पूरे भारत पे ही राज करते हैं, एक राजनीतिक कारण भी माना जाता है यहाँ पे, ठीक है। ना आगे देखिए, आगे यहाँ पे देखिए, उन्होंने हिंदू मंदिर को क्या करता था, तोड़ देता था, ठीक है, हिंदू मंदिर को तोड़ता था और वहीं पे क्या करता था, चर्च बना देता था। जाहिर सी बात है, आप किसी धर्म को आप हर्ट करोगे तो काफी लोग नाराज होंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये भी एक कहीं ना कहीं काफी लोग इससे इसके कारण से एक परेशान हुआ करते थे पुर्तगाल से। ना आगे देखते हैं, पुर्तगाल कंपनी का प्रभाव था, देखिए पुर्तगाल ने धर्म परिवर्तन का भारत में बढ़ गया था, पुर्तगाल आने पे धर्म परिवर्तन बढ़ गया था और उन्होंने 1540 में गोवा नो काफी सारे हिंदू मंदिर को तोड़ दिया था। नो आगे यहाँ पे एक पॉइंट और देखिए, पुर्तगाल निम्नलिखित चीजों को पेश किया था, मतलब पुर्तगाल हाल ही का कुछ अच्छा काम भी किया था, तो कुछ बेकार काम भी देखने को मिला था। वो अच्छा काम क्या क्या किया था, उन्होंने भारत में क्या क्या लाया था, तो तांबा लाया था, ठीक है, चांदी लाया था यहाँ पे, जो कि जापान से लेके आया था पुर्तगाल। यहाँ पे इस पॉइंट को भी थोड़ा सा हाईलाइट कीजिएगा, इससे पहले भारत के लोग ये सब चीज इतना नहीं जानते थे। ना फिर आगे यहाँ पे देखिए, तंबाकू, आलू, मक्का, ये तंबाकू ये वाले पार्ट को बोलते हैं, बीच वाले पार्ट को बोलते हैं, ये तो पूरा सीक्रेट बोलते हैं, ये वाले पार्ट को तंबाकू, आलू, मक्का, ठीक है, मध्य एशिया से लेके आए थे। कौन लेके आए थे, पुर्तगाल लेके आए थे भारत में यहाँ पे। ना फिर देखिए, अनानास, पपीता, ठीक है, अनानास, पपीता, बादाम, संतरा लेके पुर्तगाल से भारत लेके आए थे। तो इस पॉइंट को भी थोड़ा सा हाईलाइट कीजिएगा। नौसेना सब, ठीक है, नौसेना जो शक्ति है ना, पुर्तगाल ही लेके आया था, ठीक है, सबसे पहले। तो ये सारे के सारे बात आप महत्वपूर्ण जितना था, आज का लेक्चर हम ये भी, कल से हम टच स्टार्ट करने वाले हैं, तो आज का लेक्चर बस इतना ही है और अच्छा से पढ़िएगा। बाकी आप टेस्ट वगैरह जो भी है उनको भी आप सही से देने की कोशिश कीजिएगा। एक दो बाजी कोई भी चीज एक बार में नहीं होता है, उन्हें 2 3 3 टाइम्स या 4 टाइम्स देखिएगा तो खुद पे खुद आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।